द डिबेट में आपका स्वागत है। एक पल के लिए सोचिए, जब हम कोई बिजनेस डील या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम असल में क्या करते हैं? हम हर एक क्लॉज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कम से कम 10 बार। बिल्कुल, हम वकीलों से बात करते हैं। मतलब वहाँ एक बहुत ही साफ स्पष्टता होती है कि कौन क्या दे रहा है और बदले में क्या ले रहा है। दोनों पक्ष अपनी पावर और अपने लेवरेज को तौलते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेन देन होता है ना? सही बात है, क्योंकि वहां भावनाएं नहीं काम करती, बल्कि सीधे सीधे फायदे और नुकसान देखे जाते हैं। हाँ, लेकिन आप देखिए कि फिर हम शादी और रोमांटिक रिश्तों की दुनिया में कदम रखते हैं और अचानक वो सारा यथार्थवाद, वो सारी स्पष्टता एक धुंध में खो जाती है। हम भावनाओं और सच्चे प्यार के नाम पर एक ऐसा खाली चेक साइन कर देते हैं जिसके परिणाम शायद हमें जीवन भर भुगतने पड़े। एकदम सही। और इसीलिए आज हमारी चर्चा का केंद्र एक बहुत ही तीखा और उकसाने वाला विचार है। हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो ये सवाल उठाती है कि क्या शादी वास्तव में एक रोमांटिक बंधन है या असल में ये एक पावर स्ट्रक्चर यानी सत्ता का ढांचा और एक बहुत ही कठोर समझौता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी सामाजिक मान्यताओं की नींव को पूरी तरह हिला देता है। बिल्कुल हिलाता है। जिस विचार को हम आज एनालाइज कर रहे हैं वो असल में निकोलो मैकियावेली के दर्शन को आधुनिक रिश्तों पर लागू करता है। ये स्थापित करने का प्रयास करता है कि कमजोरी की स्थिति में व्यक्ति को कभी कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए। और मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानती हूं कि यह नजरिया एक बहुत ही कड़वा लेकिन बहुत ही आवश्यक सच सामने रखता है। देखिए, शादी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को कई गुना बढ़ा देती है, उसे मैग्नीफाई करती है। मैग्नीफाई करती है। हाँ, यदि आप बिना लेवरेज या कह लें कि अपनी वित्तीय और करियर की स्थिरता के बिना शादी करते हैं तो आप खुद को एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर लेते हैं, जहां आपकी स्वतंत्रता और नेतृत्व क्षमता धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मैं इस विचार का पूरी तरह समर्थन करती हूँ। देखिए, मैं ये तो समझता हूँ कि वित्तीय स्थिरता महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूँ कि हर रिश्ते को मैकियावेली के पावर डायनामिक्स के चश्मे से देखा जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि शादी की तुलना नेपोलियन की राजनीति या किसी साम्राज्य के शक्ति संघर्ष से करना, मुझे लगता है कि यह संस्था के मूल सहयोगात्मक स्वरूप को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। ये व्यक्तिगत चरित्र की खामियों को एक संस्थागत समस्या मान लेने की बहुत बड़ी भूल है। मेरा पक्ष यही है कि ये नजरिया बहुत एकांगी है। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग नजरिया देने दें। जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं वो शायद सोच रहे होंगे कि प्यार को इस तरह पैसे और पावर से तौलना बहुत ही मतलबी या कह लें कि निंदक सोच है। हाँ, बिल्कुल लग सकता है ऐसा। लेकिन लेवरेज का अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं है, यह सर्वाइवल का टूल है। इसे ऐसे समझिए, जब आप एक घर खरीदने जाते हैं और आपके पास पहले से रहने की एक अच्छी जगह होती है तो आप रिलैक्स्ड होते हैं। राइट, आप नेगोशिएट कर सकते हैं, आप डील से बाहर आ सकते हैं, आपके पास लेवरेज है। और ठीक यही बात रिश्तों पर लागू होती है। अगर आप बेघर हैं या करियर के एकदम निचले पायदान पर संघर्ष कर रहे हैं तो जो भी शर्त सामने वाला रखेगा आपको माननी ही पड़ेगी, है ना? क्योंकि आपकी कोई मजबूरी है। बिल्कुल। जब एक इंसान बिना अपनी जमीन मजबूत किए संघर्ष के दौर में शादी करता है तो वो एक इक्वल पार्टनर बनकर नहीं जाता, वो एक लाइबिलिटी, एक बोझ बनकर जाता है। एक बोझ, ये शब्द बहुत कठोर है। कठोर है लेकिन सच है। ऐसे में रिश्ते में प्यार से ज्यादा टॉलरेंस या बर्दाश्त करने की भावना आ जाती है। और इतिहास गवाह है कि टॉलरेंस पर कभी साम्राज्य नहीं बनते। मैकियावेली ने कहा था, The wise man does at once what the fool does finally। यानी समझदार आदमी जो काम तुरंत करता है, मूर्ख आखिर में करता है। बिल्कुल। पहले खुद को बनाना कोई क्रूरता नहीं है, ये सबसे जिम्मेदार रणनीति है। आप इसके बिना किसी और की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। ये सच है कि संघर्ष के दिनों में शादी करने से चुनौतियां आती हैं, तंगी रिश्ते में तनाव लाती है, ये मैं मानता हूँ। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या इस पूरी प्रक्रिया को रूथलेस नेगोशिएशन या बेरहम सौदेबाजी कहने में है। मुझे लगता है कि यह समस्या को गलत तरीके से फ्रेम करना है। आप देखिए,
सामग्री में अपनी बात को साबित करने के लिए इलॉन मस्क और उनकी पहली पत्नी जस्टिन की कहानी का उदाहरण दिया गया है। हाँ, जिसे आमतौर पे स्टार्टर वाइफ सिंड्रोम कहा जाता है। बिल्कुल। जब मस्क ने अपनी शादी के दिन मतलब डांस करते हुए अपनी पत्नी के कान में कहा कि मैं इस रिलेशनशिप में अल्फा हूं, तो इस बात को सामग्री में इस तरह पेश किया गया मानो ये संघर्ष के दिनों में सेट हुए पावर डायनामिक्स का सीधा परिणाम था। और वो था भी। मैं असहमत हूं। मेरी नजर में ये शादी की टाइमिंग की समस्या कम थी और मस्क के व्यक्तिगत चरित्र, उनके अहंकार और नियंत्रण करने की प्रवृत्ति की समस्या ज्यादा थी। अच्छा। हाँ, यदि आप दुनिया को केवल शक्ति और वर्चस्व के चश्मे से देखेंगे तो आप एक अस्थिर और अविश्वास से भरा जीवन मॉडल ही तैयार करेंगे। ये मस्क की प्रॉब्लम थी, शादी की नहीं। लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि वो अहंकार या वो शक्ति प्रदर्शन उस शून्य से पैदा होता है जहां सामने वाले के पास कोई लेवरेज नहीं होता। अगर जस्टिन के पास अपना मजबूत लेवरेज होता तो क्या मस्क ऐसा कह पाते? शायद हाँ, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। खैर, चलिए मस्क जैसे अरबपतियों को छोड़ देते हैं। इसे एक बहुत ही जमीनी और व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं जो हमारे मूल विषय का हिस्सा है। उस 23 साल के मशीन ऑपरेटर की कहानी पर गौर कीजिए, जो एक फैक्ट्री में काम करता है। हाँ, वो लड़का सिर्फ 12,000 रुपए की सैलरी पर अटका हुआ है। अब देखिए, उसकी पत्नी एक सरकारी टीचर है जिसकी पोस्टिंग एक गांव में है। अब मैकेनिज्म को समझिए कि लेवरेज की कमी कैसे काम करती है। उस लड़के के पास बेहतर जॉब के ऑफर्स हैं, वो इंजीनियर लेवल तक जा सकता है, लेकिन वो उन मौकों को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वो जियोग्राफिकली लॉक्ड है। बिल्कुल, वो एक ही जगह पर फंस गया है। वो एक अदृश्य पिंजरे में है जहां उसकी पत्नी की स्थिर नौकरी ने उसकी अपनी तरक्की के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए हैं। लेकिन यहाँ डर और मजबूरी ने उसके लेवरेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये सिर्फ एक जॉब रिजेक्ट करने की बात नहीं है, ये हर दिन का वो एहसास है कि अब आपका हर विजन, आपका हर एम्बिशन किसी और इंसान की स्टेबिलिटी द्वारा फिल्टर होगा। यहीं से इंसान सर्वाइवल मूड में चला जाता है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। अजीब क्यों? ये एक फैक्ट है। क्या आप सच में कह रही हैं कि ये पिंजरा शादी ने बनाया है, या ये उस लड़के की अपनी जोखिम ना लेने की क्षमता का परिणाम है? मतलब मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में ये शादी का दोष है? तो आप इसे क्या कहेंगे? अगर वो शादीशुदा नहीं होता तो वो जॉब ले लेता है ना? मैं इसे परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के बेमेल होने का नाम दूंगा। हमारे सामने सामग्री में वॉरेन बफे का भी एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। बफे का केस थोड़ा अलग है। देखिए, जब बफे ने 22 साल की उम्र में शादी की तो उनके पास $10,000 का लेवरेज था। लेकिन इस कहानी का जो हिस्सा अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है वो ये है कि उनकी पत्नी सूजन भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। वे एक क्लब में गाती थी। हाँ, लेकिन उनके पास बफे जैसी वेल्थ तो नहीं थी। वेल्थ नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता थी। बफे की कहानी केवल पैसे के दम पर दूसरे पर राज करने की नहीं है, ये दोनों पार्टनर्स के स्वतंत्र होने की कहानी है। लेकिन ऑपरेटर वाले केस में, उस मशीन ऑपरेटर की कहानी में समस्या सत्ता के अभाव की नहीं है। समस्या ये है कि उसने और उसकी पत्नी ने एक ऐसा जीवन चुना जहां उनके गोल्स एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। इसे शादी एक ट्रैप है का लेबल देना चीजों को बहुत ज्यादा सरलीकृत कर देता है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो ऑपरेटर जोखिम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो अकेला नहीं है। उसके डिसीजन अब केवल उसके डिसीजन नहीं रहे। वो तो किसी भी रिश्ते में होता है। हाँ, लेकिन जब आप एक सिस्टम में बंध जाते हैं बिना अपनी हैसियत बनाए, तो आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। इसे गहराई से समझिए। जब घर में पैसा टाइट होता है तो हर छोटी फेलियर बहुत बड़ी लगने लगती है। ये तो है, आर्थिक तनाव रिश्तों पर भारी पड़ता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। बिल्कुल भारी पड़ता है। आप देखिए कैसे उस लड़के की आवाज़ डिनर टेबल पर धीमी हो जाती है हर बार जब कोई EMI मिस होती है या ससुराल वाले कोई गिफ्ट देते हैं। तो वो सिर्फ एक गिफ्ट नहीं होता, वो उसकी विफलता का एक अनस्पोकन रिमाइंडर होता है। ये एक बहुत ही डार्क पर्सपेक्टिव है, लेकिन सच है। ये एक मानसिक हिसाब किताब है जो लगातार चलता रहता है, और इसीलिए जिन लोगों ने इतिहास में बड़े काम किए हैं उन्होंने इसे एक बिल्कुल अलग तरह से अप्रोच किया। आप नेपोलियन बोनापार्ट की बात करने वाली हैं, है ना? हाँ, क्योंकि उनका उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है।
नेपोलियन ने जोसेफिन से तब तक शादी नहीं की जब तक वो इटालियन कैंपेन जीतकर एक सफल जनरल नहीं बन गया। उसने शादी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, पिंजरे की तरह नहीं। एक सीढ़ी की तरह। बिल्कुल। उसने पावर और लिवरेज के साथ अलायंस में प्रवेश किया। और केवल नेपोलियन ही क्यों, अगर हम अपने ही देश के उन लोगों को देखें जिन्होंने इतिहास बदला है, चाहे वो विज्ञान में महान एपीजे अब्दुल कलाम हो या व्यापार में रतन टाटा, उनके जीवन में एक साफ पैटर्न दिखता है। और वो पैटर्न आपके हिसाब से क्या है? एब्जॉर्प्शन, यानी अपने काम में पूरी तरह डूबे रहना। उन्होंने डिवाइडेड अटेंशन या बंटे हुए ध्यान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कलाम साहब ने खुद कहा था कि शादी स्वार्थ लाती है। ऑब्सेशन ही अक्सर गरीबी या सामान्य जीवन से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता होता है, और बिना लेवरेज के की गई शादी उस ऑब्सेशन को छीन लेती है। आपको परिवार की दैनिक जरूरतों के लिए अपने बड़े विजन को मारना पड़ता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग तरह से फ्रेम करूंगा। वो कैसे? देखिए, एक राष्ट्र को चलाना, युद्ध जीतना या एक विशाल साम्राज्य बनाना इंसान के अनुभव की सबसे एक्सट्रीम या चरम स्थितियां हैं। कलाम साहब का जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं था। उनका संदर्भ एक राष्ट्रीय स्तर का मिशन था। तो क्या आम इंसान को महान नहीं बनना चाहिए? महानता की परिभाषा सबके लिए अलग होती है। मेरा सवाल यह है कि क्या हम एक 25 साल के आम इंसान के पारिवारिक जीवन, उसके प्रेम और उसके साहचर्य को मापने के लिए नेपोलियन की सैन्य रणनीति और कलाम के राष्ट्रीय विजन को एक स्टैंडर्ड टूलकिट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन नियम तो वही रहता है ना, अगर ध्यान बटेगा तो तरक्की रुकेगी। लेकिन क्या हम हर युवा को ये सलाह दे सकते हैं कि चूंकि कलाम साहब ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए शादी नहीं की, इसलिए तुम्हें भी तब तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक तुम अपने करियर के शिखर पर ना पहुंच जाओ? ये तुलना पूरी तरह बेमानी है। हर व्यक्ति नेपोलियन नहीं होता। मैं मानती हूँ। और हर किसी को महान ऐतिहासिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों की बलि नहीं देनी होती है। ये बलि देने की बात नहीं है, ये अपने खुद के अस्तित्व और अपनी पहचान को बचाने की बात है। चलिए, अगर हम नेपोलियन या कलाम जैसी ऐतिहासिक हस्तियों को छोड़ भी दें, तो इस विचार के उस बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू पर आते हैं जो हर आम आदमी से जुड़ा है, जिसे सामग्री में मानसिक पट्टा या साइकोलॉजिकल लीश कहा गया है। मानसिक पट्टा, ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करता है। गरीबी या तंगी में की गई शादी इंसान को ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी बना देती है। व्यक्ति घर में शांति बनाए रखने के लिए हर छोटी बड़ी बात से समझौता करने लगता है। ये तो एडजस्टमेंट है जो रिश्तों में जरूरी है। नहीं, ये एडजस्टमेंट नहीं है। वो अपनी सहज प्रवृत्ति, अपने रिस्क लेने के इंस्टिंक्ट्स को दबा देता है। और सबसे भयानक बात यह है कि ये आज्ञाकारिता केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहती। तो आप कहना चाह रही हैं कि उसके काम पर भी असर डालती है? बिल्कुल, ये उसके वर्कप्लेस में भी लीक होती है। सोचिए, एक इंसान जिसके सर पर हर महीने ईएमआई की तलवार लटक रही है, क्या वो अपने बॉस से बहस कर सकता है? शायद नहीं। क्या वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर सकता है जो उसे पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो आदमी अपने बॉस की अनफेयर टर्म्स को भी मान लेता है, क्योंकि वो अब रिस्क नहीं ले सकता। वो वहां से वॉक अवे नहीं कर सकता। देखिए, मैं ये तो मानता हूँ कि वित्तीय दबाव इंसान की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। वो केवल प्रभावित नहीं करता, उसे पूरी तरह से पंगु बना देता है। सोसाइटी जो बाहर से इस जिम्मेदारी की बहुत तारीफ करती है कि लड़का अब समझदार हो गया है, सेटल हो गया है, वो असल में उस व्यक्ति को एक मानसिक पट्टा पहना देती है। एक अनप्रिडिक्टेबल स्वतंत्र इंसान जो कभी भी सिस्टम को चुनौती दे सकता था, अब एक प्रिडिक्टेबल डरा हुआ कर्मचारी बन जाता है। वो अब खुद से ये पूछना बंद कर देता है कि मुझे क्या चाहिए, और ये सोचना शुरू कर देता है कि मुझे क्या अलाउड है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने लेवरेज के बिना एक गठबंधन में प्रवेश किया। आपकी इस बात में बहुत सच्चाई है कि वित्तीय मजबूरियां व्यक्ति को शोषित होने के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। ये मैं मानता हूं। जब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है तो आप डर कर खेलते हैं। मुझे इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं है। तो फिर आप किस बात से असहमत हैं? मैं आपके इस मैकियावेलियन तर्क और इसके जो समाधान दिए गए हैं सामग्री में, उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप किस समाधान की बात कर रहे हैं? इस विचार में उन लोगों के लिए जो पहले से शादीशुदा हैं और संघर्ष कर रहे हैं, एक बहुत ही डार्क और निराशाजनक सलाह दी गई है।
कहा गया है कि उन्हें डबल रूथलेस या दोगुना बेरहम होना चाहिए। हाँ, अपनी जगह वापस लेने के लिए। उन्हें गुड हस्बैंड की अपनी इमेज तोड़नी चाहिए, हर निर्णय को पावर के चश्मे से देखना चाहिए और अपनी टेरिटरी वापस लेनी चाहिए। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं इस विचार को बिल्कुल नहीं खरीद सकता। क्यों? इसमें गलत क्या है कि कोई अपनी टेरिटरी या अपनी इज्जत वापस चाहे? इज्जत वापस चाहना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में अपनी पत्नी के साथ इस तरह के रणनीतिक खेल खेलेगा, हर बात को सत्ता संघर्ष के रूप में देखेगा, तो वह घर एक घर नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? वह एक युद्ध का मैदान बन जाएगा। आप अपने ही घर में एक राजनेता की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। लेकिन वो टेरिटरी रिक्लेम करना मतलब कोई हिंसक या शाब्दिक युद्ध नहीं है, वो बस अपनी बाउंड्रीज तय करना है। जब इंसान घर में या बाहर हमेशा अपनी हर चॉइस को जस्टिफाई करता है, तो वो अपना सम्मान खो देता है। मैकियावेली का वो सिद्धांत जो अक्सर गलत समझा जाता है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड, यानी प्यार किए जाने से ज्यादा बेहतर है कि लोग आपसे डरें। लेकिन घर में डर, ये तो बहुत ही डार्क या मतलब निराशाजनक नजरिया है। क्या आप सच में चाहेंगे कि आपका परिवार आपसे डरे? बाहर से देखने पर ऐसा लगता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को डराएं या उन पर अत्याचार करें। इसका मतलब ये है कि पहले अपनी पोजीशन बनाएं, ऐसा सम्मान अर्जित करें कि लोग आपको गंभीरता से लें। सम्मान डराकर नहीं कमाया जाता। आपकी डिसीजंस की वैल्यू होनी चाहिए। केवल सहानुभूति पर टिके रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि सहानुभूति की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक समय के बाद लोगों को आपकी स्ट्रगल से हमदर्दी होनी बंद हो जाती है। सुरक्षा और लेवरेज से जो रिस्पेक्ट आती है, वही लंबी टिकती है। लेकिन डर और सम्मान के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत ही गहरी रेखा होती है। सम्मान कमाया जाता है, लेकिन डर हमेशा एक दूरी पैदा करता है। जब आप अपने जीवन साथी को अपनी सत्ता को चुनौती देने वाले एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगते हैं, तो आप उस विश्वास की हत्या कर देते हैं जो किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद है। लेकिन जब लेवरेज नहीं होता, तो वो विश्वास वैसे भी कमजोर हो जाता है। मान लिया, लेकिन अगर आप हमेशा चौकन्ने हैं, हमेशा अपनी शक्ति को तौल रहे हैं, तो आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं? ये एक अत्यंत थका देने वाला और अलग थलग कर देने वाला अस्तित्व है। ये दुनिया ऐसी ही है। ये नजरिया ये मानकर चलता है कि हर साथी सिर्फ मौके की तलाश में है, और जैसे ही आप कमजोर पड़ेंगे, वो आपका फायदा उठा लेगा या आपका सम्मान करना छोड़ देगा। ये इंसानियत को देखने का एक बहुत ही निराशाजनक नजरिया है। निराशाजनक शायद हो सकता है, लेकिन क्या हम इसे यथार्थवादी या प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे? आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जब सर्वाइवल का प्रेशर चढ़ जाता है, तो रोमांस खुद ही खिड़की से बाहर कूद जाता है। ये क्लीशे है। क्लीशे है क्योंकि ये सच है। अबंडेंस या प्रचुरता में जो प्यार दरियादिली लगता है, वही प्यार स्कैरसिटी या तंगी में एक भारी बोझ लगने लगता है। ये कड़वी सच्चाई है, मैं इनकार नहीं करूंगा। बिल्कुल। हमारे मिडिल क्लास को हमेशा ये झूठ बेचा गया है कि हम दोनों मिलकर स्ट्रगल करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दुनिया या ये संस्था आपकी नीयत को इनाम नहीं देती, वो आपकी क्षमता को रिवॉर्ड करती है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है, तो रोज के छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स जमा होते रहते हैं और रिस्पेक्ट धीरे धीरे घिसने लगती है। देखिए, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि तंगी में प्यार एक ऑब्लिगेशन या मजबूरी जैसा महसूस हो सकता है। ये एक हकीकत है जिसका सामना कई परिवार करते हैं, और आर्थिक तनाव अच्छे खासे रिश्तों को खत्म कर सकता है। तो आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं, मेरा विरोध उस निष्कर्ष से है जहां ये विचार हमें ले जाता है कि चूंकि तंगी में ऐसा होता है, इसलिए हमें प्यार को पूरी तरह से सौदाबाजी से बदल देना चाहिए। ये प्यार को सौदेबाजी से बदलने की बात नहीं है, ये अपनी आंखें खुली रखने और खुद को बेवकूफ ना बनाने की बात है। लेकिन ये सोच आपको कहां ले जाती है? आप हर चीज को एक डील बना देते हैं। आप नेपोलियन की तरह एक सीढ़ी खोज रहे हैं, एक जीवन साथी नहीं। अगर हम इस मैकियावेलियन सिद्धांत को जीवन का आधार बना लें, तो फिर तो किसी भी इंसान को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो क्या अंधा भरोसा करना बेहतर विकल्प है? अंधा भरोसा नहीं, लेकिन हर मानवीय रिश्ते को केवल उपयोगिता के तराजू पर तौलना भी तो सही नहीं है। ये दृष्टिकोण उस इंसान को एक अलग तरह के अकेलेपन में धकेल देता है, जहां उसके पास पैसा और पावर तो आ जाता है, लेकिन वो किसी के साथ एक वास्तविक, असुरक्षित और सच्चा संबंध नहीं बना पाता।
क्योंकि उसे हमेशा यही डर सताता रहेगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मेरे पास लेवरेज है। अगर मेरा लेवरेज खत्म हुआ तो ये भी चला जाएगा। ये एक पैरानोया है, कोई खुशहाल जीवन नहीं। ये एक वैध चिंता हो सकती है, लेकिन चर्चा को समेटते हुए मैं ये कहूंगी कि इस पूरे विचार का मूल संदेश भावनाओं से परे जाकर नंगे यथार्थ को देखना है। बिना कुछ हासिल किए खुद को किसी और के साथ बांध लेना, बिना किसी लेवरेज के एक बड़े ऑब्लिगेशन में पड़ जाना कमिटमेंट नहीं है, ये एक लायबिलिटी है। शादी तभी एक वास्तविक गठबंधन है जब वो मजबूती और स्ट्रेंथ की स्थिति से की जाए, वरना वो मजबूरी की डील है आपके हिसाब से। बिल्कुल, एक ऐसा नेगोशिएशन जो दबाव में किया गया है, और हम सब जानते हैं कि दबाव में की गई डील कभी भी कमजोर पक्ष के हक में नहीं होती। व्यक्ति को पहले वो बनना चाहिए जिसे दुनिया आसानी से रोक ना सके, उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए। उसके बाद ही उसे किसी को अपनी यात्रा में शामिल करना चाहिए, वरना वो बस एक सर्वाइवल के लूप में फंस कर रह जाएगा। और मैं अपने निष्कर्ष में ये कहूंगा कि मैं मानता हूं कि वित्तीय अस्थिरता रिश्तों में दरार डालती है। बिना तैयारी और बिना पैरों पर खड़े हुए जीवन के बड़े फैसले लेना मूर्खता हो सकती है। सही। लेकिन जीवन साथी को एक रणनीतिक मोहरे की तरह देखना या विवाह को एक ऐसे मैदान के रूप में देखना जहां आपको लगातार अपनी सत्ता बचानी है, इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। आप मानते हैं कि शक्ति होना जरूरी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। जी, शक्ति और ऑप्शंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वे ऑप्शंस आपको आपके ही अपनों से दूर कर दें, अगर वे आपको हर किसी पर शक करना सिखा दें, तो सत्ता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीवन केवल शक्ति संघर्ष नहीं है, ये एक साथ आगे बढ़ने, एक दूसरे की कमजोरियों को समझने और उन्हें सहयोगात्मक तरीके से पार करने का नाम भी है। हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अपनी इंसानियत को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा लगता है कि हम इस बात पर सहमत हैं कि ये विचार आज की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही तीखी लेकिन जरूरी चेतावनी पेश करता है। केवल भावनाओं और फिल्मों में दिखाए गए रोमांस के आधार पर जीवन के सबसे बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये विषय बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इसमें तलाशने के लिए अभी और भी बहुत सी परतें बाकी हैं। और ये अंतिम निर्णय हमारे श्रोताओं को खुद करना होगा कि वे किस दृष्टिकोण से अपने जीवन को दिशा देना चाहते हैं। क्या वे पहले अपनी पावर, अपने ऑप्शंस और अपनी जमीन बनाना चुनेंगे, या क्या वे इस विश्वास पर दांव लगाएंगे कि रिश्ते शक्ति और लेवरेज की इस निर्मम गणित से परे भी पनप सकते हैं? जब आप अपना जीवन किसी और के साथ बांधने का फैसला करते हैं तो याद रखिए, क्या आप हर क्लॉज को समझकर साइन कर रहे हैं, या आप सिर्फ एक अदृश्य पिंजरे में अपनी मर्जी से कदम रख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। सोचने के लिए बहुत कुछ है। सुनने के लिए धन्यवाद।